Good morning, dear students. Once again, welcome in history class. You know very well which chapter is going on, the age of industrialization. In the previous video, we have discussed, last topic we were discussing about the workers. Plenty of workers were there in the England. So now how their life affected this. So today we will discuss about the first paragraph, life of the workers. The abundance means the plenty of labor was available, so that affected the lives of the workers. We know very well, in the many workers, here we can say that the peasants and vagrants, they moved into the cities for in searching of the jobs. And who will get the job here? Getting a job depended on existing network. Existing network मतलब already if there any friend they living there, या kin and relatives were living there. अगर किसी के फ्रेंड्स और रिलेटिव्स अगर वहाँ रहते तो दे कैन गेट द इजीली जॉब. और बट एवरीवन वाज नॉट हैविंग द सोशल कनेक्शन. जरूरी था कि सभी के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स वहाँ रहते हो. इट मीन्स दोज हु आर नॉट हैविंग द सोशल कनेक्शन, इट मीन्स दे विल नॉट गेट द जॉब इजीली. एंड मैनी जॉब सीकर्स यानी कि दोज हु वांट सर्च इन द जॉब्स हैड टू वेट वीक्स, यानी कि उनको लंबा इंतजार करना पड़ता था. एंड आफ्टर दैट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर स्पेंडिंग नाइट्स अंडर breezes or night shelter, where they were spending their nights under breezes and night shelter, and even the night refuges also. And that night refuges were set up by the private individuals. Se पूछ सकते हैं कि who set up by the night refuges by private individuals, and others went to the, कुछ लोग कहाँ रहने के लिए चले जाते थे? Casual wards. और these casual wards were maintained by the poor law authorities, यानी कि casual wards were wards maintained by the poor law authorities. And we know very well, last paragraph we have discussed कि it means depends on the seasonality of this. Seasonality of work in many industries, यानी कि in many industries they get according to the season wise. And after that what happened? prolonged period मतलब long period of time without work, यानी कि जो seasonal industries होने से क्या हुआ उनका, यानी कि आफ्टर लॉन्ग टाइम्स दे डिडंट गेट द जॉब, दे डिडंट गेट एनी वर्क. तो आफ्टर द बिजी सीजन वाज ओवर, जैसे बिजी सीजन ओवर हुआ, द पुअर वर ऑन द स्ट्रीट्स अगेन, उनका काम खत्म हुआ, क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, बेरोजगार हो गए. एंड टिल द मिड 19th centuries about 10% of the urban population were extremely poor, यानी कि अर्बन की कितनी पॉपुलेशन जो एक्सट्रीमली पॉवर्टी थी मतलब जो गरीबी में जी रही थी, पुअर थी मतलब हम कह सकते हैं 10%. और द प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट कितना तक पहुंच गया था वहां पर ड्यू टू इकोनॉमिक स्लम, वेंट अप टू बिटवीन 35 to 75% इन डिफरेंट रीजन्स, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट पहुंच गया? 35 to 75. और अर्बन पॉपुलेशन कितना परसेंट है जो एक्सट्रीमली पुअर थे? 10%. अब इसी के साथ क्या हुआ? द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो ऊपर से बेरोजगारी है उनके पास, अनएम्प्लॉयमेंट है, मेड वर्कर होस्टाइल टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. एक न्यू टेक्नोलॉजी आई यहाँ पर और उससे उनको और गुस्सा आया. कौन सी थी? स्पिनिंग जेनी. क्या था स्पिनिंग जेनी? दैट वाज डिवाइस्ड बाय जेम्स हारग्रीव्स इन 1764, यानी कि जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई. अभी क्या और किस इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया इसको? वूलन इंडस्ट्री. क्वेश्चन बन सकता है कि जेम्स हारग्रीव्स ने कौन सी बनाया, क्या बनाया? तो स्पिनिंग जेनी, द डिवाइस बाय जेम्स हारग्रीव्स इन विच ईयर? 1764. एंड फॉर विच इंडस्ट्री? वूलन इंडस्ट्री. क्या यूज था इसका स्पिनिंग जेनी का? दिस मशीन स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस. इस मशीन ने क्या किया? जो स्पिनिंग का प्रोसेस था उसको फास्ट कर दिया और भी. एंड रिड्यूस लेबर डिमांड, तो लेबर की डिमांड को क्या कर दिया? कम कर दिया. तो ऑटोमेटिकली जो यहाँ पर लेबर वर्क थे, जो पीजेंट्स थे, उनको ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट है और ऊपर से एक स्पिनिंग जेनी और डिवाइस आ गई, तो इसकी वजह से उनका क्या हुआ? काम और कम हो गया इसकी वजह से. तो इट मीन्स वीमेन हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग, और जो वीमेन्स इसके ऊपर डिपेंड थी वूलन इंडस्ट्रीज के ऊपर, हु सर्वाइव्ड ऑन हैंड स्पिनिंग बिगेन अटैकिंग द न्यू मशीन. तो यानी कि वीमेंस ने स्पिनिंग जेनी के ऊपर, मशीन मतलब मिल के ऊपर जहां पर भी एस्टेब्लिश की गई उस मिल के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया. मेनली किस इंडस्ट्रीज में सेटअप की गई इसको? वूलन इंडस्ट्रीज में. नाउ बट आफ्टर द 1840s बिल्डिंग्स एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज. लेकिन अब धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होने लगा? 1840 के बाद बिल्डिंग एक्टिविटी
इंटेंसिफाइड यानी कि लार्ज स्केल पर लोग बनाने लगे सिटीज को। लार्ज स्केल पर क्या बनाने लगे सिटीज में, मतलब ओपनिंग अप ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अब लोग अनएम्प्लॉयमेंट की वजह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ। किसकी वजह से हम कह रहे हैं कि बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड, जैसे रोड वाइडन, रोड चौड़े किए गए तो लोगों को काम मिला, इसमें न्यू रेलवे स्टेशन स्टैब्लिश हुए, इसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और केम अप एंड रेलवे लाइंस एक्सटेंडेड, रेलवे लाइंस थी, हमने देखा ना 1840 तक आते आते इंग्लैंड ने रेलवे एक्सपेंशन कर लिया, और जो कॉलोनीज थी उसमें 1860s तक, तो रेलवे लाइन एक्सटेंडेड और टनल्स डग्स सीवियर्स also laid down, यानी कि many work done by, यानी कि तो that's why now people got the job here. Okay dear student, so we have discussed about the life of the workers, कि how the life of the workers affected. In the now we will discuss about the industrialization in the colonies. Now we will discuss industrialization in the colonies, यानी कि how the industrialization system developed in the colonies, because we were also the colony of the British that time. So in this perspective we will discuss about the age of Indian textile. Before the age of machine industry, it means when machine industries यानी कि industrialization didn't develop in India, so that time silk and cotton goods dominated in international market, यानी कि जो इंडिया के सिल्क और जो कॉटन था, they were very demand in the international market. Why? Because they were having the finer varieties, because our silk and cotton was having the good quality. Due to the good quality, they were dominated in the which market? In the international market they were dominated. Which two textile, especially silk and cotton. After that, various merchants from the world trade these goods, यानी कि how these goods trade, these trades done by the merchants all over the world, and how Armenian and Persian merchants especially they were doing these trading activities. Or a vibrant sea route, यानी कि sea route was also used for the trading purpose. Operated through sea route, mainly pre-colonial port, हम अगर आपको बोलते हैं तो बेटा that very important for the NPSC, सूरत, मसूलीपट्टनम and Hooghly. These were the three colonial port through links with the, और इनको किस एरिया को कवर करते थे, किस पोर्ट से? साउथ एशियन पोर्ट्स को ये कवर करते थे। कौन कौन से? सूरत में भी कहाँ था? गुजरात कोस्ट, मसूलीपट्टनम कोरोमंडल कोस्ट को, और हुगली आपको पता ही है कलकत्ता में। तो ये एरिया क्या कहलाते हैं? ये मतलब पोर्ट्स क्या थे? प्री कॉलोनियल पोर्ट्स। ये किसके लिंक्स थे? साउथ एशियन पोर्ट्स के साथ, मतलब इनको लिंक करते थे तीनों, यानी कि प्री कॉलोनियल अगर पोर्ट्स का नाम पूछा जाए तब क्या बताएंगे? सूरत, मसूलीपट्टनम एंड हुगली। क्लियर? दीज वर। और बिफोर द एज ऑफ मशीन्स हमारे कौन से टेक्सटाइल की ज्यादा डिमांड थी इंटरनेशनल मार्केट में बेटा? सिल्क एंड कॉटन, दे वर डोमिनेटेड। एंड आफ्टर दैट a variety of merchants, bankers involved in the export trading system, in यानी कि when they are doing the trading activities, exporting, तो यानी कि who were involved in these activities, especially merchants and bankers. Now what is the duty of the merchants and bankers? Financing productions merchants उनको क्या प्रोवाइड करवाते थे? फाइनेंस। किनको? वीवर्स को। और what is the duty of the weavers? They were carrying goods, यानी कि they were making the clothes for the मर्चेंट्स के लिए क्या तैयार करते थे? कपड़े। अब जो क्लोथ्स तैयार हो चुके, जो गुड्स तैयार हो चुका, सप्लाइंग एक्सपोर्टर, यानी कि एक्सपोर्टर तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? ब्रोकर्स की। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंट्स ने किसको दे रखी थी? ब्रोकर्स को, ताकि वो इजीली गुड्स को मतलब एक्सपोर्टर तक पहुंचा सके। तो ये तीन मेन इन होते। फाइनेंशियल प्रोडक्शन का काम किसका था? मर्चेंट्स। कैरिंग गुड्स, यानी कि गुड्स को बनाने का काम किसका था बेटा? वीवर्स का। और एक्सपोर्ट तक मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्टर तक पहुंचाने के लिए वह काम किसका था? ब्रोकर्स का। क्लियर? बाय 1750s दिस नेटवर्क कंट्रोल्ड बाय इंडियन मर्चेंट्स, यानी कि जो प्री कॉलोनियल जो पोर्ट्स के थ्रू जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही थी, स्पेशली हु वर कंट्रोल्ड हियर दैट टाइम? इंडियन मर्चेंट्स। इंडियन मर्चेंट इज हैविंग डोमिनेशन हियर। And but after the European companies gained power, how they were securing the concession from the royal court, यानी कि जो loyal court थे उनसे उन्होंने परमिशन ले ली। and after that they get the
मोनोपोली राइट टू ट्रेड, यानी कि पूरा ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर किसका एक अधिकार हो गया बेटा यहाँ पर अब यूरोपियन कंपनीज का, यानी कि आफ्टर 1750 जो हमारे इंडियन मर्चेंट्स जो उसके ऊपर कंट्रोल था ट्रेडिंग के ऊपर, अभी किसके हाथ में आ रहा है धीरे धीरे, यूरोपियन कंपनीज के पास, और पूरा मोनोपोली राइट टू ट्रेड. तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड एज ए रिजल्ट, व्हाट हैपेंड हियर, old ports, what were the old ports, especially Hooghly and Surat decline, they decline, यानी they decayed, and export from these ports fell dramatically, यानी कि यहाँ से जब एक्सपोर्ट जो एक्टिविटी थी वो क्या होगी, फॉल ड्रामेटिकली, कम होने लगी धीरे धीरे यहाँ से. इन द लास्ट ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी कि इन द 17th सेंचुरी का अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर लास्ट का, तो ग्रोस वैल्यू ऑफ ट्रेड थ्रू सूरत हैड बीन ₹16 मिलियन. अगर हम ये बात करते हैं सूरत का जो ग्रोस वैल्यू है कितना रुपीस का था बेटा, 16 मिलियन का था, यानी कि लास्ट ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी. बट बाय द 1740s हाउ मच, ओनली ₹3 मिलियन. अब आप यू कैन इमेजिन, हमने यहाँ पे क्या ना, एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज पोर्ट्स फेल ड्रामेटिकली, रियली ड्रामेटिकली. कहाँ तो हम देख रहे कि 16 मिलियन एक्सपोर्ट हो रहा था सूरत पोर्ट के थ्रू, और अब बाय 1740s तक आते आते कितना मिलियन रह गया, ओनली 3 मिलियन. तो यानी कि कितना लॉस हुआ, 13 मिलियन का यहाँ पर लॉस हो रहा है. तो इट मीन्स वाइल सूरत एंड हुगली डिकेड, और विच न्यू पोर्ट्स ग्रू ड्यूरिंग द यूरोपियन कंपनीज अंडर बॉम्बे एंड कलकत्ता. ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि प्री कॉलोनियल पोर्ट्स कौन से थे, सूरत, हुगली एंड मसूलीपट्टनम, ये 3 आ गए. और फिर जो ब्रिटिश यूरोपियन कंपनीज के कौन से थे, बॉम्बे एंड कलकत्ता, दीज ग्रू. और कौन से डिक्लाइन हो गए, स्पेशली सूरत एंड हुगली डिकेड. ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स, अब हाउ दे वर डूइंग द ट्रेडिंग एक्टिविटीज, they were doing the trading activities through the new ports, and these new ports controlled by the European companies and carried the goods also by the European ships. यानी कि इनको अब यूरोपियन कंपनीज ही मैनेज कर रही थी, और जो सामान लाया और ले जाया जा रहा था वो भी किसके थ्रू था, यूरोपियन शिप्स के थ्रू. तो इट मीन्स जो ओल्ड पोर्ट्स थे दे डिक्लाइन, उनका जो एक्सपोर्ट सिस्टम है, मर्चेंट्स ऑल्सो डिक्लाइन, यानी कि उनके पास अब कोई काम नहीं बचा. अगर किसी को करना भी है तो नाउ क्या करना होगा, उनको अब यूरोपियन कंपनीज के साथ साठगांठ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा, कि उनसे अब उसको कोरिलेट करना होगा अपने आप को. तो नाउ वी विल सी कि हाउ डिड दी चेंजेस अफेक्ट द लाइफ ऑफ वीवर्स एंड आर्टिसन, यानी कि चेंजेस तो आए बट हाउ दीज अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ द वीवर्स. तो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ वी विल डिस्कस अबाउट द कि हाउ दीज चेंजेस affect the life of weavers. What happened to weavers? We know very well British cotton industries had not yet expanded. Why? What is the reason? Indian fine textile, यानी कि Indian fine textile means the silk and cotton were also in great demand in the Europe, यानी कि in the international market there was the great demand for the Indian textiles, or which textiles, especially silk and cotton. So now तो British East India यानी कि Britishers यानी कि officials what they are doing, they want to keep on expanding textile exports from India, यानी कि they want to expand अपने exporting system को, they want to expand, बढ़ाना चाहते थे, but they couldn't do. Before gaining political power in Bengal and Carnatic, यानी कि that time Britishers in the starting came only for the trading activities. They didn't gain the political power in Bengal and Carnatic in 1760s and 1770s तक. Now East India Company EIC, East India Company find it difficult to ensure. अब ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पर, फाइंड टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए उनको रेगुलर सप्लाईज नहीं मिल रही थी सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल की. Why? What is the reason behind that? Because many European powers also were in the competition, especially the France, the Dutch, and the Portuguese. They were also competed in the market to secure woven clothes. So now, then who took the benefit? इसका benefit किसको मिला? Indian weavers and Indian merchants. They took the benefit. So the weavers and the supply merchants could bargaining. It means they will sell to their produce to only those who will give the higher prices. यानी कि फ्रेंच है, डच है, पोर्तुगीज है या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी उनको हाइयर प्राइसेस देगी, नाउ दे विल
बाय मतलब परचेज उन्हीं को करने के लिए परमिशन देंगी जो उनको हायर प्राइसेस देंगे, इनकी बार्गेनिंग करने का बेनिफिट मिला किसको यहाँ पर, वीवर और सप्लाई मर्चेंट्स को. नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड पॉलिटिकल पावर. अब नाउ आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड द पॉलिटिकल पावर इन इंडिया. Battle of Plassey fought between Sirajudaulah and East India Company, and Sirajudaulah defeated that war. He fought the war between East India Company and Sirajudaulah, Bengal. Assert, and after that what happened? East India Company assert a monopoly right to trade. यानी कि ट्रेड के ऊपर राइट करने का पूरा अधिकार किसको मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को. नाउ दे डेवलप ए सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट एंड नाउ दे कंट्रोल विच टाइप, इलिमिनेट कॉम्पिटिशन. इलिमिनेट कॉम्पिटिशन मतलब उनका किसके साथ कॉम्पिटिशन था यहाँ पे? फ्रेंच, डच एंड द पोर्टुगीज. नाउ इलिमिनेट कॉम्पिटिशन, कंट्रोल कॉस्ट, जो बार्गेनिंग करते थे वीवर्स और सप्लाई मर्चेंट थे उसको मतलब क्या किया गया, उसके ऊपर कंट्रोल किया गया कॉस्ट पर. इंश्योर, और साथ के साथ इनको रेगुलर सप्लाईज भी मिले किसकी? कॉटन एंड सिल्क गुड्स की. तो नाउ हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ? विच स्टेप्स टेकन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी. फर्स्ट, The company tried to eliminate the existing traders. Existing traders का मतलब क्या था यहाँ पर? ब्रोकर्स और जो मर्चेंट्स थे. फर्स्टली उनको इलिमिनेट किया, उनको हटाया जो बीच में मतलब जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. और नाउ डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द वीवर्स. नाउ यानी कि अब इन्होंने वीवर से डायरेक्ट कंट्रोल करना शुरू कर दिया. अब बीच में मीडिएटर कोई नहीं रहा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और वीवर्स के बीच में कॉन्टेक्ट है. और फॉर दैट पर्पज they appointed a paid servant. or what is the name of that paid servant? Gomastas. or what is the duty of that Gomastas? what is which work done by the Gomastas? supervise weavers, यानी कि weavers को supervise करना, collect supplies and examine the quality of clothes. examine करना quality of clothes की. second, it prevented company weavers from dealing with other buyers. other buyers का मतलब अब कंपनी ने वीवर्स के ऊपर रोक लगा दी कि आप दूसरी कंपनीज के साथ, अदर यूरोपियन पावर्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते बायर से. क्यों? क्योंकि इन्होंने इनको क्या किया, कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वीवर्स को मतलब ये करने के लिए डायरेक्ट क्या किस चीज के लिए कर दिया, मतलब उन्होंने इसके लिए कैश देना शुरू कर दिया, लोन मतलब स्टार्टिंग से लोन कि ले एडवांस लो, आप हमारा काम करो. और साथ के साथ रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए इनको लोन देना भी शुरू. जैसे ही एज लोन्स फ्लोट इन, जैसे ही लोन का हुआ काफी, तो डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपेंडेड, तो और काफी डिमांड होगी क्योंकि इंडियन जो फाइन वैरायटी की जो टेक्सटाइल थी वॉज वेरी गुड इन डिमांड. तो वीवर्स एगरली टुक द एडवांस. तो वीवर्स थे जो हमारे इंडियंस वो हैप्पी हो गए एगरली आसानी से कि एडवांस मिल रहा है उनको, होपिंग टू, क्यों? उनको ज्यादा अर्न करना था. क्यों? क्योंकि जितने भी वीवर्स थे उनके पास क्या था, एक टाइनी प्लॉट्स ऑफ लैंड था, उसके ऊपर वो कल्टीवेशन भी कर रहे थे और कुछ वीवर्स साइमल्टेनियसली दे वर डूइंग द वीविंग वर्क आल्सो. बट सम वीवर्स ने क्या किया, दे हैव गिवन टू दैट प्लॉट टू लीज पर दे दिया, यानी कि किराए पर दे दिया. और पूरी फैमिली यानी कि चिल्ड्रन, वीमन, मैन जितने भी थी सब किसमें इंगेज हो गए? वीविंग एक्टिविटी में. क्योंकि वीविंग का भी एक प्रोसेस है, काफी स्टेजेस से निकलना पड़ता है इसको बनाने के लिए. क्लियर? एंड नाउ बट आफ्टर दैट व्हाट हैपन, जो कंपनीज ने पेड सर्वेंट यहाँ पर अपॉइंट किया था, क्लैशेस बिटवीन वीवर्स एंड गोमस्तास. क्योंकि बिफोर दैट गोमस्तास मर्चेंट्स और वीवर्स के बीच में एक सोशल रिलेशनशिप था, वो उनकी जरूरतों का ध्यान रखते थे, उनका डिफिकल्ट क्राइसिस में उनकी हेल्प करते थे. बट गोमस्तास वर द आउटसाइडर्स, ये आउटसाइडर थे, दे डोंट हैव एनी सोशल रिलेशनशिप, दे बिहेव वेरी एरोगेंटली. They reach in the village with sipahis and peons, and if weavers they are not doing the work properly, yeah, they are not we can say that the supply on the time, so what they are doing, they beaten very badly. किनसे? उनको पीटा जाता था, उनके साथ बिहेव बुरा किया जाता था, जिसका मतलब गोमस्ताज के इन लोगों के साथ सोशल रिलेशनशिप नहीं थे. तो व्हाट हैपन हियर, कुछ वीवर्स ने क्या किया यहाँ पर, अपने गांव छोड़कर नाउ दे मूव टू द अनदर village and now they set up their looms where their specially relatives live there. जहाँ पर उनके relatives रहते थे वहाँ उन्होंने अपने loom set up करना शुरू कर दिया. and over the time what happened, some weavers refusing to loans, उन्होंने बंद कर दिया, and closed down the workshop, अपनी जितनी भी workshop थी close down कर दी. and
अगेन बैक टू, और किसकी तरफ चले गए वापिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की तरफ, अपनी एग्रीकल्चर पे वापिस चले गए, यानी कि जो उनके पास टाइनी प्लॉट्स ऑफ लैंड था कि भाई अब हमें आपका लोन नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई एडवांस भी नहीं चाहिए, अब हम तो, क्योंकि अब क्या था, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको कंपेल कर दे कि हम जितना आपको फिक्स करेंगे प्राइस उतने में ही आपको हमें बना कर देना पड़ेगा, तो इससे वीवर्स को लॉस हुआ, फिर उनका बिहेवियर भी काफ़ी बेकार था, गुमस्ताज का, दे वर वेरी एरोगेंटली. So dear students, we have discussed about the what happened to weavers. Now we will discuss about the Manchesters come to India. What is the meaning of that? Now we will discuss that paragraph. Manchester comes to India. What do you mean by Manchester? Manchester was a city in Britain. कोई पर्सन का नाम नहीं था. Manchester यानी कि why they are saying comes to India? Now we will understand. In 1770, Henry Patullo, एक कंपनी ऑफिशियल, हु वाज द हेनरी पटुलो, एक कंपनी ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, दैट इंडियन टेक्सटाइल्स कुड नेवर रिड्यूस, यानी कि जो इंडियन टेक्सटाइल है, जो इंडिया से जो कपड़ा है उसका डिमांड कभी कम नहीं हो सकती. व्हाई? नो अदर नेशन प्रोड्यूस गुड्स ऑफ द सेम क्वालिटी. जैसे हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा था, जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारे इंडियन टेक्सटाइल की काफ़ी डिमांड थी. क्यों? बिकॉज ऑफ द फाइन वेराइटीज ऑफ टेक्सटाइल, क्योंकि उसकी वैरायटी काफ़ी अच्छी थी, स्पेशली सिल्क एंड कॉटन की. बट व्हाट हैपन, डिक्लाइन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. पर धीरे धीरे अब क्या होने लगा, एक्सपोर्ट जो हो रहा था इंडिया से वो डिक्लाइन होने लगा. जैसे हमने देखा 1811-12 में 33% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट था, जो 1850 और 1851 में कितना हो गया, मोर देन 3%. यू कैन सी द डिफरेंस, 33% से डायरेक्ट कितने पे पहुंच गया इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा था टेक्सटाइल, 3%. वाई डिड दिस हैपन, क्या हुआ ऐसा यहाँ पर, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स प्रेशराइज, जो इंडस्ट्रियल ग्रुप्स थे, स्पेशली इंडस्ट्रियल ग्रुप्स कहाँ के, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल ग्रुप, दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल. उन्होंने कहा कि जो कॉटन टेक्सटाइल है, जो इंडिया से जो कॉटन आ रहा है उसके ऊपर क्या लगाया जाए, इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल, सो दैट Manchester would sell in Britain without facing any competition from outside. अगर बाहर से कोई कपड़ा ही नहीं आएंगे, कोई टेक्सटाइल नहीं आएंगे, तो उनका किसी से कंपटीशन नहीं रहेगा, और जो मॉन्चेस्टर्स में जो क्लोथ बन रहे हैं उनको वो इजीली मतलब सेल कर सकते हैं यहाँ पर, would sell in Britain without facing any competition from outside. But at the same time, industrialize persuaded the East India Company को किस चीज़ के लिए भी एग्री किया, टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स इन इंडियन मार्केट एज वेल. जैसे वो ब्रिटेन में अपना सामान बेच रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, सेम उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या मतलब परसों किस चीज़ के लिए एग्री किया कि जो मैनचेस्टर में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो ब्रिटिश गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है, इन इंडियन मार्केट में भी उनको सेल किया जाए, इस चीज़ के लिए भी एग्री किया. एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली इन द अर्ली 19th centuries. तो इट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली, तो यानी कि 19th सेंचुरीज में जो एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटिश कॉटन गुड्स का, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया यहाँ पर. नाउ कॉटन वीवर्स इन इंडिया फेस मेनली टू प्रॉब्लम्स. व्हाई इन इंडियन कॉटन वीवर्स फेस द प्रॉब्लम्स, देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स, क्योंकि जो उनका एक्सपोर्ट मार्केट था कोलैप्स क्यों हो गया, क्योंकि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर था उनको वहीं कंट्री में परमिशन मिल गई इजीली वो, और साथ के साथ जो इंडिया से जो जा रहे थे उसके ऊपर उन्होंने क्या लगवा दी, इम्पोर्ट ड्यूटीज ऑन कॉटन टेक्सटाइल. तो जो एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स और साइमल्टेनियसली लोकल मार्केट स्ट्रेंथ. क्यों लोकल मार्केट किसकी वजह से कम बढ़ गया, क्योंकि अब जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर थे वो पूरा सामान कहाँ किसके मार्केट में आ गया, इंडियन मार्केट में, एंड ग्लूटेड विद मैनचेस्टर इंपोर्ट्स. और किस सामान से फिल हो गया हमारा इंडियन मार्केट भी, जो मैनचेस्टर्स में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहा था, जो मैन्युफैक्चर हो रहा था उससे फिल हो गया. एंड प्रोड्यूस बाय मशीन एट लोअर कॉस्ट. एक तो जो मशीन मेड था वो क्या था, उसकी प्राइसेस वेरी लो, एंड दैट वीवर्स कुड नॉट कम्पीट विद दैम. क्योंकि वीवर्स, व्हाई द वीवर्स कुड नॉट कम्पीट विद द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स, व्हाई, क्योंकि एक तो मशीन मेड गुड्स वर वेरी चीप, और जो हमारे इंडियन जो वीवर्स थे वो किससे बना रहे थे, हैंडमेड. तो हैंडमेड क्लोथ्स वाज वेरी कॉस्टली, तो दैट्स व्हाई दे कुडंट कम्पीट विद द British goods. By the 1860s faced a new problem also. What is the new face the problem? They could not get sufficient supply of raw cotton of good quality. एक उनको raw cotton नहीं मिल रही थी good quality की, जिससे वो कपड़ा बुन सके अच्छे से.
क्यों? व्हाट हैपेंड when the America Civil War broke out? In which year America Civil War broke out? Mainly especially which are 1861 to 65. तो कॉटन सप्लाईज फ्रॉम द यूएस वर कट ऑफ. पहले ब्रिटेन में कॉटन कहाँ से आती थी? स्पेशली यूएसए से. पर जैसे ही यूएसए में सिविल वॉर ब्रोक आउट हुआ तो वहां से सप्लाईज कट ऑफ होगी, बंद होगी सप्लाईज. और अगेन ब्रिटेन टर्न टू इंडिया. यानी कि अब ब्रिटेन किसकी तरफ मुड़ा? यानी कि मुड़ने का मतलब कि किससे अब रॉ कॉटन लेने लगा? इंडिया से सारी. तो ऑटोमेटिकली एज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, यानी कि अब इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगी रॉ कॉटन, इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ रॉ कॉटन शॉट अप. यानी कि उसके प्राइसेस क्या हो गए? ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे किसी चीज़ की जब ज़्यादा डिमांड आएगी. तो बाय द एंड, तो इससे जो हमारे इंडियन वीवर्स दे कुडंट गेट द गुड क्वालिटी ऑफ रॉ कॉटन, और साथ के साथ इनके प्राइसेस भी हाई हो गए, और ऊपर से उनका जो कीमत थी, वो जो हैंडमेड जो क्लोथ्स बना रहे थे उनकी कीमत भी है. तो इट मीन्स दे कुडंट कम्पीट विद द प्रोड्यूस बाय मशीन एट लोअर कॉस्ट, कम्पीट विद देम. So by the end of the 19th century, they weavers and artisans face another problem. So what is the another problem they face? Factories in India began production. खाली अब मानचेस्टर के गुड्स से नहीं आ रहे थे वहाँ से, अब वहाँ से ब्रिटिशर्स ने क्या किया? दे सेट अप फैक्ट्रीज इन इंडिया, बिगेन प्रोडक्शन. और फैक्ट्रीज इंडिया में हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा. एंड फ्लडिंग द मार्केट विद मशीन मेड गुड्स. अब यानी कि पूरा इंडियन मार्केट किससे फिल हो गया? मशीन मेड गुड्स से. तो देन हाउ कुड इट पॉसिबल कि जो वीविंग इंडस्ट्री थी दे विल सर्वाइव? नो, दे कुडंट सर्वाइव. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्ट्रीज कम अप. नाउ फैक्ट्रीज कम अप. First cotton mill in Bombay, it was established in which year? 1854. And after production, after how many years? 2 years later. And the first cotton mill in Bombay, it was established in 1854, but production started in which year? 1856, after 1856. In 1864, 4 mills work with, यानी कि 4 mills again established हुई. यहाँ पर कितने स्पिंडल्स के साथ वर्क कर रही थी? 9400. और कितने लूम्स के साथ? 2150 लूम्स. Now jute mill in Bengal, यानी कि फर्स्ट जूट मिल इन बंगाल वॉज इस्टेब्लिश इन 1855. किसने इस्टेब्लिश करवाने में हेल्प की? ब्रिटिशर्स ने. एंड अगेन 7 years लेटर, 7 years के बाद अगेन सेकेंड जूट मिल वाले इस्टेब्लिश. बट इन नॉर्थ इंडिया द एलिगन मिल स्टार्टेड इन कानपुर इन विच ईयर? 1860. और इन 1861 फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद, यानी कि इन विच ईयर? अहमदाबाद में फर्स्ट कॉटन मिल, इट वॉज एस्टेब्लिश इन विच ईयर? 1861. बेटा दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर द NTSC. तो प्लीज लर्न इट प्रॉपरली. कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉटन मिल एस्टेब्लिश इन बॉम्बे? 1854. बट प्रोडक्शन स्टार्टेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? आफ्टर 2 years. अगेन 1864 4 मिल्स वर्क विद, 4 मिल स्टेब्लिश की गई 1864 में. दे कितने स्पिंडल्स के साथ वर्क कर रहे थे? 94,000. और हाउ मेनी लूम्स वर देयर दैट टाइम? 2150. And again jute mill in Bengal was established in which year? 1855. Again second jute mill was established in which year? 1862. 7 years. In North India में the elegant mill started in कहाँ पर? कानपुर 1860s में. और फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद में फर्स्ट कॉटन मिल कब स्टेब्लिश की गई? 1861 में. इन 1874 फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन, यानी कि मद्रास में फर्स्ट स्पिनिंग और वीविंग मिल कौन से ईयर में स्टेब्लिश की गई बेटा? 1874 में. और एट विच प्लेस? मद्रास. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस. अब ये आएगी देन हु सेट अप दीज फैक्ट्रीज, इन फैक्ट्रीज को किसने सेटअप किया? एंड वेयर डिड द कैपिटल कम फ्रॉम, यानी कि इनमें लगाने के लिए फैक्ट्री सेटअप करने के लिए इनके पास रुपीज कहाँ से है? नाउ वी विल डिस्कस. देन हु सेट अप द फैक्ट्रीज एंड फ्रॉम वेयर द रुपीज, यानी कि कैपिटल कम फ्रॉम. फर्स्ट द अर्ली एंटरप्रेनर्स. अर्ली एंटरप्रेनर्स क्या थे? अर्ली एंटरप्रेनर्स ट्रेड विद चाइना, यानी कि जो स्टार्टिंग के बिजनेसमैन थे उन्होंने कैसे अपने ट्रेडिंग को डेवलप किया? फर्स्टली हमारे इंडिया में मेनली ट्रेड किसके थ्रू हो रहा था? ट्रेड विद चाइना, ओपियम एंड टी. इंडिया से तो ब्रिटिशर्स क्या भेजते थे यहाँ पर? ओपियम, यानी कि अफीम भेजते थे. और फिर बदले में चाइना से क्या लेते थे? टी. और टी को फिर वो कहाँ से अर्न करते थे? ब्रिटेन में और इंडिया में. तो यानी कि इसके थ्रू लोगों ने यानी कि पैसा कमाया ट्रेड के लिए, ओपियम एंड टी के थ्रू. इंडिया बिकेम जूनियर प्लेयर, इंडियन बिकम जूनियर प्लेयर्स. इसका मतलब क्या है कि इंडियन जूनियर प्लेयर्स क्यों बन गए? खाली ब्रिटिशर्स ही अकेले मतलब ट्रेडिंग एक्टिव इन्वॉल्व नहीं थे. इवन
इंडियंस पीपल्स वर ऑल्सो इन्वॉल्व अलोंग विद द ब्रिटिशर्स के साथ कुछ इंडियन लोग भी थे जो इस बिजनेस में शामिल थे। तो उनका मेन एम क्या था, उन्होंने प्रोवाइडिंग फाइनेंस, सप्लाई, शिप्स, यानी कि ब्रिटिशर्स को देखना, उनके बारे में सप्लाईज करवाना, उनके सामान के शिप्स में देखना। तो ये कुछ कौन कौन कर रहे थे, जो इंडियन बिजनेस लोग थे। तो सम इंडियंस अर्न थ्रू ट्रेड, तो जो कुछ इंडियंस लोग थे हमारे, उन्होंने पैसा कहाँ से कमाया, अर्न थ्रू ट्रेड फ्रॉम दिस, एंड आफ्टर दैट दे सेट अप द एंटरप्राइज, यानी कि दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया। And who set up these factories? These are the very important for the NTSC purpose also. In Bengal, Dwarkanath Tagore, a setting up of 6 joint stock companies, यानी कि ये कुछ ट्रेडर्स के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इन बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने क्या सेटअप की, सेटिंग ऑफ 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, कोई छोटी छोटी 6 कंपनियां मतलब स्टॉक कंपनीज ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर ओपन की। फिर है इन मद्रास में पारसीज लाइक दिनसा पैटिट एम जमशेदजी नसरुवंजी टाटा, इन्होंने सेटअप की यहाँ पर फैक्ट्री। सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, इन्होंने सेटअप फर्स्ट इंडियन जूट मिल इन 1917। देखो बेटे, वैसे तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, जूट मिल, फर्स्ट जूट मिल तो कहाँ पर स्टैब्लिश हुई, 1855, बट इसमें हेल्प किसने की थी, ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश करवाने में। और यहाँ कौन थे, सेठ हुकुमचंद मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, इन्होंने अकेले ये इंडियन जूट मिल स्टैब्लिश की थी। वो कौन से ईयर में, 1917। हाउ ही अर्न द मनी थ्रू ट्रेडिंग विद चाइना, चाइना के साथ मतलब ट्रेडिंग एक्टिविटीज में पैसे कमाए थे। तो इस वजह से कुछ बिजनेसमैन यानी कुछ इंडियंस ने ट्रेड विद चाइना, चाइना के साथ व्यापार करके रुपीज कमाए और उन्होंने अपनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश की। लर्न इट प्रॉपरली। आफ्टर दैट कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड थ्रू अदर ट्रेड, खाली हम चाइना के ऊपर ही डिपेंड नहीं थे, ट्रेड विद बर्मा, मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका। और किस किस के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे बेटा, बर्मा, मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका से भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस पीपल भी। नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन एक्सटर्नल ट्रेड, खाली हम ये नहीं कि विदेशी व्यापार पर ही डायरेक्टली डिपेंड थे, इवन दे ऑपरेटेड विद इन इंडिया के अंदर भी लोग क्या करते थे, बैंकिंग मनी, रुपीज प्रोवाइड करवाना, ट्रांसफरिंग फंड्स यानी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी को आपस में करना, और फाइनेंसिंग ट्रेडर्स और ट्रेडर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इसके थ्रू भी उन्होंने काफी पैसा अर्न किया। एंड आफ्टर दैट दे सेट अप द फैक्ट्री। वी नो वेरी वेल एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड टाइटन, जैसे हमने लास्ट पैराग्राफ में पढ़ा, पूरा इंडियन जो मेनली 2 पोर्ट्स थे, सूरत एंड हुगली, दे डिक्लाइन, और कौन से न्यू पोर्ट्स डेवलप हो गए, कलकत्ता एंड बॉम्बे। उनकी वजह से पूरा ट्रेडिंग के ऊपर किसका कैप्चर हो गया यहाँ पर, ब्रिटिशर्स का, यानी कि यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज, मेनली यूरोपियन पावर्स का, और कंपनी ऑफिशियल्स, और स्पेशली यूरोपियन शिप्स के द्वारा ही वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में मिलान थे। तो यानी कि जो ब्रिटिशर्स का जो था पूरा कैप्चर अब धीरे धीरे हमारे इंडियन मार्केट पर किसका हो गया, ब्रिटिशर्स का, क्योंकि अब उनको पॉलिटिकल पावर भी मिल चुकी है। एंड टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक हमारे इंडियन कौन सी यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज कंट्रोल कर रही थी, 3 इंपॉर्टेंट है, नाम आपको लर्न रखना बेटा कि कौन सी, व्हाट वर द 3 यूरोपियन एजेंसीज मैनेज या कंट्रोल्ड या डोमिनेटेड द इंडियन ट्रेड्स टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट बर्ड हिगलर्स, फर्स्ट कौन सा है यूरोपियन एजेंसी, बर्ड हिगलर्स एंड कंपनी, सेकंड है एंड्रीयूल, और थर्ड है जार्डिन, स्किनर एंड कंपनी। These are the 3 European agencies we can say that controlling or dominating the Indian trade till the first world war. Which companies? Bird, Higlers and company. Second है Andrew और third है Jardine, Skinner and company. So dear students, we have discussed about the now the factories come up, the early entrepreneurs. Now we will discuss in the next video where did these workers come from. Thank you.